हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन इंसेक्ट इकोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, जो कि है इफेक्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, फूड कंपटीशन, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एंड एग्रो इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने बायोटिक फैक्टर्स के अंदर बेसिकली प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजिशर्स के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि प्रोड्यूसर्स हम बोल सकते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, उनको इन्वॉल्व करते हैं। कंज्यूमर्स में जैसे हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं जैसे कि एनिमल और इंसेक्ट्स हो गए, और डीकम्पोजर्स में हम जैसे फंजाई और बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करते हैं। बायोटिक फैक्टर बेसिकली हमारे इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट होते हैं। बायोटिक सिस्टम में या बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने अभी डिस्कस किया क्या क्या आएंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स आएंगे। ठीक है, देखो बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स की तरह ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पढ़ना है कि इंसेक्ट के पर्टिकुलर उसके ग्रोथ पे, उसके रिप्रोडक्शन पे, उसके डिस्पर्जल पे, बिहेवियर पे, ग्रोथ पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बायोटिक फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें कि बायोटिक फैक्टर जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बहुत पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। और किन किन मामलों में अफेक्ट कर सकता है, तो दो तरीक़ों से, या तो फूड के लिए यानी कि न्यूट्रिशन के बीच में, उनके बीच में कंपटीशन होगा, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म, वो प्रीडेटर हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, जो कि इंसेक्ट की इन सारे पैरामीटर्स को लेकर, जैसे कि बिहेवियर, ग्रोथ, डिस्पर्जल हमने अभी डिस्कस किया, इन सभी पैरामीटर्स को लेकर उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो यही हमने देखा कि बायोटिक फैक्टर्स हैं क्या, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं। और बायोटिक फैक्टर्स जो बेसिकली हैं, इनमें हम इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंसेक्ट की बेसिकली जो बिहेवियर, ग्रोथ है वो किस चीज़ से अफेक्ट होता है। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहला फूड और दूसरा अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें फूड के बारे में, तो देखो पर्टिकुलर हर तरीके की जो इंसेक्ट स्पीसीज़ होती है वो बेसिकली उसकी अपनी अलग फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में कंप्लीटली नेचर से इसके लिए सर्वाइवल के लिए और न्यूट्रिशंस को या अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम टू टाइम कॉम्पीट करती रहती है अदर स्पीसीज से या फिर नेचर से। नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाए तो एक होस्ट के बीच में और इंसेक्ट की स्पीसीज के बीच में एक हैप्पी एडजस्टमेंट सिचुएशन होती है, लेकिन बहुत बार ये हार्मफुल या नेगेटिव भी हो सकती है। जो फूड इंसेक्ट्स के द्वारा ऑब्टेन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें ये बताती है कि इंसेक्ट के सर्वाइवल, मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी का, उसकी क्वालिटी का और उसकी क्वांटिटी का इंसेक्ट के पर्टिकुलर ग्रोथ पैरामीटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसी बेसिस पर, यानी कि इंसेक्ट की फूड रिक्वायरमेंट बेसिस पर दो तरीके के, या फिर हम बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से इंसेक्ट्स को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ओमनीवोरस, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। आप सभी को पता है हर्बीवोरस वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि लिविंग प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि अदर एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, और ओमनीवोरस वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन डायरेक्टली बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आता है कि हर्बीवोरस जो इंसेक्ट्स हैं जो कि लिविंग प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, ये तीन तरीके के हो सकते हैं, मोनोफेगस, ओलिगोफेगस एंड पॉलीफेगस। मोनोफेगस का मतलब हुआ कि जब एक इंसेक्ट सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट के ऊपर फीड करेगा तो उसे बोलेंगे मोनोफेगस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पेडी का स्टेम बोरर एंड ब्रिंजल का एपिलिका बीटल। नेक्स्ट आता है ओलिगोफेगस। ओलिगोफेगस का मतलब हुआ दो या दो से ज़्यादा इंसेक्ट जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर या एक फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स के ऊपर फीड करें। नेक्स्ट आता है पॉलीफेगस। पॉलीफेगस का मतलब है कि अलग अलग होस्ट रेंज जिस इंसेक्ट की हो वो पॉलीफेगस के अंदर आते हैं, जैसे कि लोकस्ट, ग्रास होपर, कटवर्म्स। ये एग्जाम्पल जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, कुछ इंसेक्ट्स को सेप्रोफाइट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। और कुछ स्कैवेंजर्स होती हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर फीड करती हैं, जैसे कि हाउस फ्लाइज हो गई। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं, हमने अभी यहाँ पर दो चीज़ें देखी थी कि इंसेक्ट में बायोटिक फैक्टर्स में दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला फूड करता है और दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो अदर ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन और इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। यानी कि सेम स्पीसीज के बीच में एसोसिएशन को हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, और इंटर स्पेसिफिक हम बोलेंगे
दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में होने वाले एसोसिएशन को, यानी कि इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो गया सिम्बायोसिस। अब दोनों ही तरीके का जो रिलेशनशिप है वो बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हो सकता है। आप चाहें तो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, लाइक इंटर स्पेसिफिक में बेनिफिशियल के कमेंशियलिज्म और म्यूचुअलिज्म जो है वो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो हार्मफुल एसोसिएशन है उसमें आप पैरासाइट्स वगैरह को, जिसमें एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स, इन सबको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो आप चाहें तो इनको एक बार के लिए याद रख सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट बात आती है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की। देखो, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि बायोटिक कैपेसिटी क्या है या बायोटिक पोटेंशियल क्या है। बायोटिक पोटेंशियल का बेसिक सा मतलब होता है कि एक इंसेक्ट की स्पीसीज एक पर्टिकुलर दिए गए टाइम में कितनी ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती है, यानी कि कितनी ज़्यादा उसकी रिप्रोडक्टिव पावर है, इसे हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंड टू विच अ स्पीसीज कैन मल्टीप्लाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसपे कि अदर फैक्टर्स जो होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों चाहे, उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़े इंसेक्ट के ऊपर, तो वो कितना अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती है, उसे उसका बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, और इसे ही मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पावर भी कहा जाता है। अब अगर हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करें तो हम बायोटिक पोटेंशियल के आधार पर इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हम बायोटिक पोटेंशियल को कितना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं थे तो इंसेक्ट कितनी हाई कैपेसिटी के साथ में या कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता था, और अब क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो कितना रेस्ट्रिक्शन लगा है, कितना कम हुआ है इंसेक्ट का मल्टीप्लिकेशन, इसे ही बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। बेसिकली ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों को हम मिला रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इंसेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिस बायोटिक पोटेंशियल, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो टर्म या उस बायोटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट किन के द्वारा दिया गया था, तो चपमान नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1928 में बायोटिक पोटेंशियल जो है उसका पर्टिकुलर आइडिया या कॉन्सेप्ट जो है वो इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी आती है एग्रो इकोसिस्टम, जिससे आप सभी वेल नोन होंगे कि एग्रो इकोसिस्टम को अगर अपन सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम। तो एग्रीकल्चर का जो इकोसिस्टम है उसे बोला जाता है एग्रो इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को मिलाकर जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को रखते हों, इसे हम बोलेंगे एग्रो इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम, इकोलॉजी दो टर्म्स होती हैं। इकोलॉजी का बेसिक सा मतलब हो गया कि हम किसी भी लिविंग फैक्टर की, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, हम या फिर इंसेक्ट्स हो, उनकी एनवायरनमेंट के रिलेशन में जब स्टडी करते हैं तो उसको इकोलॉजी बोला जाता है। जबकि इकोसिस्टम, जो कि वर्ड टेंसले के द्वारा दिया गया था, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स या लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड हों उसे हम बोलेंगे एग्रो इकोसिस्टम। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म आ गई। तो ये था हमारा सारा इस टॉपिक के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ बनती है इसमें एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में बनती है। तो सिंपल से आपको बायोटिक पोटेंशियल समझ में आ गया, और बायोटिक पोटेंशियल जो है वो तब होता है जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, तब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई द इंसेक्ट, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स लग गए हैं, वो उसको एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं, तब उसकी कितनी मल्टीप्लाइंग रेट जो है वो कम हो जाती है, उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, दोनों के गैप को। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बेसिकली बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से या तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या तो एग्रो इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि इंसेक्ट के बिहेवियर, ग्रोथ, डिस्पर्जल, डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं। बाकी ओमनिवोरस, कार्निवोरस और ये तो कॉमन से टर्म्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए।